Once again, chapter 10 accounts या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सारी चीजों को डील करता है कि कंपनी ने मेनली कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं और सालाना कौन कौन से अकाउंट्स ये चीजें जमा करानी होती हैं। ये चैप्टर जब पेपर अकेला था, जब पेपर जोड़ा हुआ था, जब उससे पहले अकेला था, जब जोड़ा हुआ था, हमेशा उनको लगता है कि इस चैप्टर में से सिर्फ रट्टे में पूछना चाहिए। एक आध दफा सवाल इस तरह से किया है कि बस नाम ले दिया कि जी फलाना कंपनी है और वो अपनी एजीएम कराना चाह रही है, अच्छा बताओ क्या स्टेप्स होंगे, तो पूछो, उधर भी रट्टा ही, ज्यादा से ज्यादा टाइप 2 सवाल की तरफ चले गए। तो इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स हैं। जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि आईकैप जो है वो एक जो डिस्पैरिटी आ चुकी है सिलेबस में कुछ चीजें जो डिफाइंड है और हमारी किताब में कुछ चीजें अभी भी स्टिल इजाफी हैं, तो आईकैप से बड़ी लंबी चौड़ी जंग चल रही थी कि शायद वो एक टॉपिक माइनस कर दें जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला है, क्योंकि वो स्कोप से अब आउट हो रहा था, क्योंकि वो कंसोलिडेशन लोगों ने बाद में पढ़नी है और वो टॉपिक थोड़ा सा पहले था। उस लड़ाई के नतीजे में 2-3 और जगह पे तो किताब में छोटी छोटी चेंजेस आ गई, लेकिन जो सेक्शन सबसे ज्यादा मेरी ख्वाहिश थी कि माइनस हो, वो माइनस नहीं हुआ। तो रेगुलर क्लास में भी हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, सोच के कि चलो शायद आखिरी महीना आते तक जो है, वैसे तो आईकैप पे हमें भरोसा होता है, वो कई दफा पेपर से 15 दिन पहले भी नोटिफिकेशन जारी कर देता है, लेकिन हम एहतियातन जो है ना वो कंसोलिडेटेड या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक को भी पढ़ लेंगे, जिसकी टेस्टिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आपने एक उसकी बेस नॉलेज कंसोलिडेशन वाली नहीं पढ़ी होती तो आगे वाला टॉपिक किसी हद तक इररिलेवेंट हो जाता है। बहरहाल उस जंग का फायदा ये हुआ कि बीलॉ के अंदर जो है वो चैप्टर 13 के अंदर छोटी छोटी सी चेंजेस हो गई। होल्डिंग आउट का टॉपिक बिला वजह लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, वो निकाल दिया कि अपने, इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट वो माइनस कर दिया। तो आईकैप ने पिछले दिनों चुपके से किताब का वर्जन चेंज कर दिया जो वेबसाइट पे पड़ा हुआ था। जब उसे जाके देखा तो कुछ चैप्टर में हल्की फुल्की सी चेंज आई, तो वो एक आध जगह जहां आएगी मैं आपको वहां पे बता दूंगा, लेकिन आई वाज एक्साइटेड कि ये वाला सेक्शन भी उड़ा देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं उड़ाया। ट्रांसफर पार्टनर इंटरेस्ट किताब से निकाल दिया उन्होंने, होल्डिंग आउट का टॉपिक किताब से निकाल दिया, चैप्टर 13 और छोटा हो गया। पहली बीलो मजेदार है, निकालना है तो इधर से निकाले ना जहां टॉपिक्स की भरमार है। तो खैर अगेन इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कौन कौन से रिकॉर्ड कंपनी वालों ने रखने हैं, कहां रखने हैं, किस तरह से रखने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जो सालाना बेसिस पे आप अपने फुल फ्लेज अकाउंट्स उठा के अपने मेंबर्स के सामने रख रहे होते हैं और अथॉरिटीज को भेज रहे होते हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी के केस में एक खास तरह के अकाउंट्स हैं जो कि आपने हर क्वार्टर में भी बनाने होते हैं। देन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उससे रिलेटेड जो है ना छोटी सी गाइडेंस यहाँ है, जिस सेक्शन का मैं जिक्र कर रहा था कि वो असूलन हमारे सिलेबस से आउट है, लेकिन बहरहाल किताब में अभी तक लिखा हुआ है तो हम एहतियातन पढ़ लेंगे। एनुअल रिपोर्ट साल के एंड पे जो है वो हर साल के एंड पे आपने अपना जो सालाना अपने मेंबरशिप की डिटेल और अपना मेंबर्स की लिस्ट और ऑफिसर्स की लिस्ट भेजनी होती है, वो ये है। और देन डायरेक्टर रिपोर्ट जिसमें डायरेक्टर्स ने साल के एंड पे अपने मेंबर से खिताब करना होता है। तो ये ज्यादातर जगह पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके कुछ कंटेंट्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ टाइमलाइंस हैं, ये चीज इतने अरसे में उसको भेजो, ये चीज इतने अरसे में उसको भेजो। तो इन टॉपिक्स में से तकरीबन 3 बड़े टॉपिक और 3 छोटे टॉपिक हैं। जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, ये बहुत छोटे टॉपिक है। जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये दरमियाना सा टॉपिक है। डायरेक्टर रिपोर्ट जरा बड़ा टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे बड़ा टॉपिक है, और एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी एक बड़े साइज का टॉपिक है। तो डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट चीजें हैं, सीधी सीधी सी चीजें हैं, उतना टेक्निकलिटी नहीं है। यानी इस पूरे चैप्टर में टेक्निकलिटी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बस एक जगह पे जाके आती है, अदरवाइज बड़ा सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैप्टर है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर सबसे पहले हमें बताता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो अकाउंट्स को जब समझते हैं तो अकाउंट्स को समझने के लिए हमें समझना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स कौन से हैं। उससे भी पहले हमें समझना होता है वर्ड बुक्स को। बुक्स किसे कहते हैं, पेपर किसे कहते हैं। तो अगर कहीं लिखा हो कंपनी के पेपर्स, या कहीं लिखा हो कंपनी की बुक्स, या कहीं लिखा हो कंपनी के बुक्स एंड पेपर्स, तो खाली बुक लिखा हो, खाली पेपर लिखा हो, या बुक्स एंड पेपर लिखा हो, इन सब का एक ही मतलब है, कंपनी के रिकॉर्ड्स। तो इसमें कंपनी की राइटिंग्स आ जाती हैं, कंपनी की रसीदें, वोचर, एंट्रियों की डिटेल, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड और हर तरह के रिकॉर्ड, मीटिंग के मिनट्स की डिटेल, कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल, एग्रीमेंट की डिटेल। तो उन्होंने कहा इसके अंदर सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट, रिकॉर्ड, डीड, वोचर्स वगैरह सब आ जाता है।
भले वो पेपर पे मेंटेन्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी फिजिकल रिकॉर्ड भी इसमें आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक ये जो आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर वगैरह पे मुख्तलिफ डेटाबेसेस पे एंट्री कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो बुक्स का मतलब होगा हर तरह का रिकॉर्ड, भले फिजिकल हो भले इलेक्ट्रॉनिक हो। फिर एक स्टेप आगे आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात आती है तो हम कहते हैं कि 4 तरह की चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होंगी, 3 चीजें हर कंपनी में होंगी और चौथी चीज सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में होगी। जो 3 हर जगह होंगी, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनकी डिटेल, लायबिलिटीज की डिटेल, कंपनी के सेल परचेजेस वगैरह और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उनकी डिटेल, और कंपनी का जो कैश इन और कैश आउट है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, तो उनकी डिटेल। तो कैश इन, कैश आउट, इनकम एक्सपेंस और एसेट्स लायबिलिटीज, ये सारे रिकॉर्ड कंपनी ने संभाल के रखने हमेशा। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, माइनिंग कर रही है, कोई भी ऐसा काम कर रही है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग टाइप की एक्टिविटीज हैं, तो उसने एक इजाफी रिकॉर्ड रखते हैं जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड है, जिसमें पर यूनिट कॉस्ट की डिटेल होनी चाहिए, मटेरियल की डिटेल हो, लेबर की डिटेल हो, ओवरहेड्स वगैरह पे कितना खर्च आया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपसे कोई पूछे क्या होते हैं तो आप कहेंगे ज्यादातर कंपनियों में 3 होते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज, इनकम एक्सपेंस या सेल परचेज, रिसीट एंड पेमेंट, ये 3 हमेशा होंगे। और मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इस तरह की कंपनियों के केस में एक इजाफी रिकॉर्ड भी होगा जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होंगे। तो सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन आती है। फिर हम आगे इसके जनरल रूल पढ़ते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह की हालत में होने चाहिए। हम कहते हैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो जिसको देख के कंपनी के बारे में पता लग रहा हो, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे चल रही है। अगर ये फिजिकल रिकॉर्ड हो तो एलिजिबल हो, खराब ना हुए हो, फटे हुए ना हो, जले हुए ना हो, इसमें राइटिंग गंदी ना हो और सही से समझ आ रहा हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं तो वायरस ज्यादा नहीं होने चाहिए, खराब ना हुए हुए हो, उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन ना आई हुई हो। तो रिकॉर्ड्स प्रॉपर हो, ऐसे प्रॉपर हो कि आप उनको देखें तो आपको एग्जैक्टली पता लग सके कि कंपनी का स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, कंपनी किस तरह से चल रही है। देन उन्होंने कहा कि जो कंपनियां प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वगैरह कर रही हैं वो अलग से अपने मटेरियल, लेबर वगैरह वो कॉस्ट अकाउंट के रिकॉर्ड रखेंगे, वो बात हमने पीछे पढ़ी हुई थी। ये बुक्स एंड रिकॉर्ड जो है वो हार्ड कॉपी में भी हो सकता है और कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में भी, सॉफ्ट कॉपी में भी हो सकता है, ये बात भी हमने पहले पढ़ी थी। तो आखिरी बात ये है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये आपने कम से कम 10 साल के लिए संभाल के रखनी है। ये 10 साल स्टार्ट होते हैं जिस साल में आप खड़े हैं, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो अगर आप 2026 में हैं तो आपके पास 2026 का तो रिकॉर्ड चल ही रहा है, उससे पीछे खत्म हुए हुए जो 10 साल है उनका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर कंपनी को बने कम अरसा हुआ है तो जितना भी अरसा हुआ है वो सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कंपनियों ने अपने रिकॉर्ड 10 साल तक संभाल के रखने हैं। जितनी भी तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो 10 साल तक संभाल के रखने हैं। इवन अगर एक कंपनी के बीच में वाइंडिंग अप भी शुरू हो जाए और अभी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हो जिनको 10 साल पूरे ना हुए हो तो लिक्विडेटर ने भी उन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना है जब तक कंपनी प्रॉपर बंद नहीं हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड्स आपने हमेशा अपने पास अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखने हैं, अच्छी हालत में रखने हैं और 10 साल तक आपने इनको संभाल के रखना है। ये रखना कहाँ पे है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सबसे अच्छी जगह है रजिस्टर्ड ऑफिस। वही रजिस्टर ऑफिस जो आपने रजिस्ट्रार को बताया था कि ये हमारा मेन ऑफिस होगा, यहाँ पे सारी कार्रवाइयां हो रही होंगी। तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखें रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बट लॉ ने ये अलाउ किया है कि अगर आपको लगे नहीं जी फलाना फैक्ट्री पे रखने में ज्यादा फायदा है, फलाना लोकेशन पे रखने में ज्यादा फायदा है, हेड ऑफिस में रखने में ज्यादा फायदा है, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लोकेशन बदल दें और रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर दें, उसको बता दें कि हम अपने बुक्स की जगह चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये है कि आप रजिस्टर ऑफिस पे रख लें, नहीं तो दूसरा कोई और प्लेस पे रख दें, लेकिन 7 दिनों में रजिस्ट्रार को बता जरूर दें। डिसीजन डायरेक्टर्स ने लेना है, डायरेक्ट रजिस्ट्रार से नहीं पूछना, लेकिन रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म जरूर करना है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस से उठा के फलाना जगह ले जा चुके हैं। फिर लोग कहते हैं ब्रांचेस के केस में क्या करें? अगर एक कंपनी की ज्यादा ब्रांचेस हो, अब ब्रांच का प्रॉब्लम ये है कि उसको तो हर वक्त अपने रिकॉर्ड्स चाहिए अपने सामने। तो अगर 15-16 ब्रांचेस और हर ब्रांच पे उसके अपने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और हमने कहा था कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर ऑफिस पे होने चाहिए या किसी और प्लेस पे जो हमने तय किया वहां होने चाहिए, तो ब्रांचेस के केस में लॉ ने कह दिया कि आप ब्रांचेस के रिकॉर्ड्स ब्रांचेस पे रखें, बट उसकी पीरियोडिकल समरीज उठा उठा के अपने रजिस्टर्ड ऑफिस या वो जो दूसरी जगह आपने चूज की हुई थी वहां पे भेजते रहें। पीरियोडिकल समरी का मतलब ये है कि आप हर हफ्ते की हफ्ते एक समरी उठा के भेज दें, इवन महीने के महीने भी भेज सकते हैं, इवन क्वार्टर के क्वार्टर भी भेज सकते हैं। ये टाइम पीरियड उन्होंने डिफाइन नहीं किया। 1984 वाले ऑर्डिनेंस में वो कहते थे कि टाइम पीरियड 3 महीने से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 2017 में आके उन्होंने इस पीरियोडिकल टाइम पीरियड को डिफाइन नहीं किया कि कितना टाइम पीरियड, बस जो कंपनी ने इंटरवल सेट किया है कि हम हर 10 दिन बाद रिकॉर्ड भेजा करेंगे या हर महीने बाद भेजा करेंगे। बैंक्स हर दिन बाद रिकॉर्ड भेजते हैं,
अगर आप कभी एक बैंक में शाम के करीब जाए तो वहां पे गहमा गहमी सी होती है जी, क्लोजिंग चलने वाली है, डे एंड चलेगा, यानी उनका वो सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें उस पूरे दिन की सारी ट्रांजैक्शन और सबको उठा के फिर हेड ऑफिस की आर्काइव्स में उसको डाल रहा होता है। तो वो डेली बेस पे उनका टाइम पीरियड है 1 डे, हर दिन के बाद उसकी समरियां भेज देते हैं। तो आपने ब्रांचेस पे अपना रिकॉर्ड रखना है और उसकी पीरियोडिकल समरीज उठा के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज देनी है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो कार्रवाई आपकी तरफ से पूरी है, या रजिस्टर्ड भेज दें या वो जगह बता दें जो आपने कोई और चूज की हुई थी। देन फाइनली इसको इंस्पेक्ट कोई कर सकता है। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके होते हैं, जो आपके पास रखे होते हैं अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, इसमें आप हर वक्त मेंबर्स की जो वो है अमल दखल जो है आप उसमें नहीं रखते। डायरेक्टर्स कभी भी ये रिकॉर्ड देखना चाहे तो जाहिर है वो कंपनी के केयर टेकर हैं, वो आएंगे, वो रिकॉर्ड चेक करेंगे और कंपनी के एम्प्लॉइज पे कानूनी तौर पे वाजिब है वो डायरेक्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन डायरेक्टर्स ने इंस्पेक्शन करनी है बिजनेस आवर्स में। तो अगर डायरेक्टर बिजनेस आवर से हटके फरमाइश करता है तो एम्प्लॉइज लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग बिजनेस आवर कोई भी डायरेक्टर कंपनी का कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकता है। अब मेंबर्स के बारे में क्या है, उन्होंने कहा मेंबर्स को ओपन परमिशन दे देंगे तो हर वक्त मेंबर्स पहुंच के कंपनी का टाइम बर्बाद करते रहेंगे। डायरेक्टर्स इन्हीं के तो नुमाइंदे हैं, तो डायरेक्टर्स अगर चेक कर रहे हैं अकाउंट्स तो ठीक है, मेंबर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है, तो मेंबर्स को ओपन परमिशन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या मेंबर अपनी कंपनी में कुछ भी नहीं देख सकेंगे? जवाब ये है कि जहां लॉ कह देगा कि ये रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, वहां मेंबर के पास इख्तियार है वो वाला रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जहां डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में एक पॉलिसी बना देंगे कि मेंबर फलाना फलाना चीज देख सकते हैं वो भी, या जहां कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही है और वहां एक पॉलिसी बन जाती है कि फलाना फलाना रिकॉर्ड मेंबर्स देख सकते हैं, तो फिर वो देख सकते हैं। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट मेंबर्स के पास पावर नहीं है कि वो देख सकें, लेकिन लॉ कह दे डायरेक्टर्स की मीटिंग में पॉलिसी बन जाए या मेंबर्स की मीटिंग में पॉलिसी बन जाए तो जो बनेगी हम उसको फॉलो करेंगे। फिलहाल मेंबर्स को ओपन परमिशन एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो रिकॉर्ड चेक कर सकें, डायरेक्टर्स को ये राइट है। और अगर डायरेक्टर मुल्क से बाहर रखी हुई किसी ब्रांच के रिकॉर्ड देखना चाहे तो लॉ कहता है वो भी हम आपको पाकिस्तान अवेलेबल कर देंगे ताकि आप उसको भी देख सकें। यानी वो कहने का मतलब ये था कि बाहर मत आ जाना उन रिकॉर्ड्स का बहाना बना के कि जी ये दूसरे मुल्क में रखे हुए हैं, तो कहीं यार वो जो है ना हमारे जो सिंगापुर में जो रिकॉर्ड रखे हुए हैं ना वो जाके देखने हैं कि वो वहां पे पड़े हैं या नहीं पड़े, अपनी आंखों से देखना है। तो दूसरे मुल्क के रिकॉर्ड जो है वो आपको पाकिस्तान उसकी समरी भेज दी जाएगी और पाकिस्तान में आप उसकी इंस्पेक्शन करके समझ जाएंगे कि हाँ भाई इंस्पेक्शन ओके है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नामी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? क्या ये टॉपिक और इसके अंदर जो जो बात है सबको समझ आ रही है? अगेन इस चैप्टर में ज्यादा जो है वो गेम रटे वाली है। तो अक्सर वो पूछ लेते हैं जी ये इंस्पेक्शन का क्या रूल है, या वो पूछ लेते हैं बताओ ये रिकॉर्ड्स रखने कहाँ पे हैं। ये हमें समझ आया। अगले स्टेप में जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है और किस तरह से चलता है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन है, जो अकाउंटेंट्स के सामने दिखाना जो है ना वो उनको शर्मिंदा करने वाली बात है। अकाउंटेंट से पूछना चाहिए ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मशहूर जमाने हैं वो क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, चेंज इन इक्विटी और नोट्स और अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल वगैरह। तो इन्होंने डेफिनेशन में पहले तो वही 5 बातें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो लिखी। उसके बाद कह दिया कंपैरेटिव। याद है कंपैरेटिव क्या होता है? वो जो पिछले साल का इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और जब थक गए तो कह दिया एनी अदर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो 5 बातें प्लस कंपैरेटिव प्लस एनी अदर स्टेटमेंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो कई दफा इतनी बेसिक बात के ऊपर भी खामखा डेफिनेशन दे देते हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि इस तरह की डेफिनेशन देख के बंदा सोचता है यार ये कौन सी डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन थोड़ी पूछता होगा आईकैप। तो फिर मैं उन्हीं को खुद ही बता देता हूं कि आईकैप ने पूछी हुई है। तो मर्जी है आईकैप की। नहीं 3 नंबर, 2.5 नंबर, शायद 5 नंबर की 2 डेफिनेशन थी या 6 की 2 थी, जिनमें से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आइए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ना एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के लिए जो है ना आपने थोड़ा सा दिल बड़ा करना होगा। पूरा प्रोसेस समझ आ जाए तो उसके बाद किताब में लिखा हुआ, यहाँ काफी बारीक फॉन्ट में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या मेरे वाले भाई अगर इसको जरा ज्यादा जूम कर देंगे तो जितना जूम हो सके, मैं लेफ्ट राइट हो जाऊं कट जाऊं खैर है। इस वक्त जो है ना ये कंटेंट जरूरी है, तो अगर हो सके तो यहां से लेके वहां तक जितना टीवी हो तो ना उसको जूम कर दें ताकि ऑनलाइन वालों को नजर आए। क्या फिजिकल वालों को नजर आ रहा है? आपकी आंखों का इम्तिहान।
ये जो हमारे पास वो ब्राउन हुड में जो भाई बैठे हुए हैं, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टर रिपोर्ट। तजर्बा रिवाइज करते हैं। सेकंड लास्ट रो में एक भाई येलो शर्ट या शायद मतलब येलो और ब्राउन के दरमियान की कोई शर्ट है, ब्लैक धारी है उसमें। उन्होंने कहा इससे पहले जो है ना, तो सैंपल चेंज करते हैं। वो वाले भाई ठीक है, सही नजर नहीं आ रहा। क्या पीछे कुछ लोगों को सही नजर आ रहा है? किसी को भी सही नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मैं कुछ भी बोल दूं चल जाएगा? बस ठीक है। अब आपने ना आज यकीन की मंजिलें बुलंद करनी है। दूसरा ऑप्शन भी है। पता है, जब भी एक मुश्किल होती है ना, तो उसको फेस करने के दो तरीके हैं। या आप बर्दाश्त करते हैं, या आप सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके वहीं बैठे रहे, एक तरीका ये है कि देखें तो आगे कुछ खाली जगह हैं, आप कुछ देर के लिए उठ के आगे आके और उतनी देर इसको देख सकते हैं। और तो जन को तो कुछ लोग जबानी में जो सुनते रहेंगे, कुछ इधर देखते रहेंगे, तो देखने वालों के लिए भी सहूलत हो जाएगी। वैसे तो किताब में भी सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी जगह बदलें, बहुत जगह आगे जगह जगह स्पेसेस हैं, यहाँ पे भी है, उधर उधर उधर, कम से कम आप हाफ ऑफ द रूम तक तो आगे आके एडजस्ट हो सकते हैं। जी, इन्होंने कहा ग्रुप में स्लाइड शेयर कर दें। आपके पास ग्रुप में मैसेज करने का ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, टीए भाई जो है वो शायद उन्होंने कहा ड्राइव पे कर दिया। असल में बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास ग्रुप में हो तो फौरन से पकड़ के उसको जूम कर लें। तो कोई मसला नहीं, जो सामने बैठे हुए इसकी तस्वीर खींचे, और नहीं तो तस्वीर तो खींच सकते हैं ना, तो तस्वीर खींच के अपने मोबाइल पे ऐसे ऐसे जूम करके पढ़ लें। वो जूम मैं भी कर सकता हूं, लेकिन क्रैश में जो है ना वो टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। ठीक हो गया जी, और मैं तस्वीर के बीच में आ गया, खराब हो गई तस्वीर। अब प्रोसेस क्या है देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। किताब ने क्या किया, उसने सेक्शंस अलग अलग उठा के लिख दिए हैं, बट एक पूरा फ्लो है जो शुरू से लेके एंड तक है। मैं वो फ्लो आपको बताता रहूंगा और फिर उस फ्लो को हम एक दफा इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कंपनी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये पहली दफा 12 महीने की नहीं होती, उसके बाद हमेशा ये 12 महीने की होती है। यानी हर साल आप जब अकाउंट्स बनाएंगे तो वो 12 महीने के होंगे, लेकिन कंपनी जरूरी तो नहीं, अगर फर्ज करें ईयर एंड हमारा 30 जून, तो जरूरी थोड़ी है कि हर कंपनी 1 जुलाई को पैदा हुई हो। तो हो सकता है कोई नवंबर में स्टार्ट हुई हो, कोई अक्टूबर में स्टार्ट हुई हो, कोई मई में स्टार्ट हुई हो। तो जो कंपनी पहली दफा अकाउंट्स बनाएगी वो 12 महीने के नहीं होंगे। उसके बाद हर साल वो 12 महीने के अकाउंट्स बनाएगी। तो इसका मतलब पहले अकाउंट्स जो उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके ईयर एंड तक होंगे। तो हो सकता है उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो अक्टूबर, तो वो अक्टूबर से लेके अगले साल जून तक अकाउंट्स बना ले। ये भी हो सकता है कि उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो 10 जून, तो वो 10 जून से इस 30 जून पे क्लोजिंग ना करे, 12 महीने और 20 दिन गुजारने के बाद क्लोजिंग कर ले। लॉ ने पहली दफा आपको गुंजाइश दी हुई होती है, अगर आप 16 महीने तक भी मेंबर्स के सामने अकाउंट्स रख देंगे तो काम चल जाएगा। तो जो पहले अकाउंट्स हैं, याद रख रहे कि वो कहलाएगा तो फर्स्ट ईयर, लेकिन वो पूरा ईयर नहीं होगा। उसके अलावा सब्सिक्वेंटली अकाउंट्स हमेशा आपके 12 महीने के होने चाहिए। ये सबसे पहली बात। फिर जब ये आप अकाउंट्स बनाएंगे तो अकाउंट्स की ऑथेंटिकेशन होगी, अकाउंट्स पे कुछ बड़े साइन करेंगे। वो बड़े कौन होंगे? कम से कम 2 डायरेक्टर, जिनमें से एक चीफ एग्जीक्यूटिव रैंक का होना चाहिए। अगर मैं इस जुमले को रिवाइज करूं तो या चीफ एग्जीक्यूटिव प्लस कम से कम एक डायरेक्टर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करेंगे। अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो सीएफओ भाई भी साइन करेंगे। उसके अलावा अगर एक छोटी कंपनी होगी, 1 मिलियन से छोटा शेयर कैपिटल होगा, तो कंपनी वाले एफिडेविट देंगे कि हाँ भाई हमारे फाइनेंशियल्स मौजूद हैं। ये क्यों देते हैं, इसकी रीजन भी थोड़ी देर तक हमें पता लग जाएगी। सिंगल मेंबर कंपनी को वही सिंगल मेंबर साइन करेगा जो जिसके वो हैं, जो उसका मेन डायरेक्टर होगा वही उसको साइन कर रहा होगा और उससे उनकी ऑथेंटिसिटी बढ़ रही होगी। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कौन ऑथेंटिकेट करेगा? कंपनी के ये बड़े ऑथेंटिकेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसका ऑडिट होगा। हर कंपनी अपने अकाउंट्स उठा के मिस्टर ऑडिटर के सामने रखेंगे और ऑडिटर उनके ऊपर प्रॉपर ड्यू तरीके से ऑडिट करेगा। लेकिन एक कंपनी को छोटी सी एग्जम्पशन अवेलेबल है। अगर एक प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है तो उस पर ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। तो हर कंपनी ऑडिट करवाएगी, लेकिन 1 मिलियन से छोटी प्राइवेट कंपनी पे मैंडेटरी नहीं है। करवाना चाहे तो करवा सकती है और अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड भी कर सकती है। तो हुआ ये कि हमने पहले अकाउंट्स बनाए,
फिर उनके ऊपर कुछ बड़ों ने साइन किए, फिर वो अकाउंट्स का ऑडिट हुआ। अब उसके बाद मेंबर्स को हम नोटिस भेजेंगे एजीएम का। हम मेंबर से कहेंगे कि जी हाँ भाई हमारे अकाउंट्स बन गए, ऑडिट हो गए, आओ और मीटिंग में आओ। ये नोटिस कैसे भेजेंगे? मीटिंग से 21 दिन पहले लोगों को उनके एड्रेस पे नोटिस भेजेंगे। हम मीटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे कि नोटिस फिजिकल भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या मोड होगा। 21 दिन पहले आपने लोगों को नोटिस भेज दिया और उन्हें बता दिया कि हम अपनी एजीएम के लिए इकट्ठे होने जा रहे हैं। ये नोटिस अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो वो अखबार में भी देगी, एक उर्दू अखबार, एक इंग्लिश अखबार। आपने याद रखना है, पेपर में कभी भी लिख रहे हो ना कंपनी मेंबर्स को नोटिस भेजेगी, तो हमेशा एक फ्री पॉइंट आपकी जेब में पड़ा हुआ होता है। आप कहेंगे अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो ये नोटिस एक उर्दू अखबार में उर्दू जबान में और इंग्लिश अखबार में इंग्लिश जबान में, जो वाइडली सर्कुलेट करते हुए अखबार है उसमें ये नोटिस जाएगा। तो जब जब भी नोटिस का जिक्र है कि कंपनी अपने मेंबर्स को नोटिस भेज रही है, आप ये आराम से ऐड कर सकते हैं। बस ये देख लीजिएगा सवाल ने खुद ना लिखा हुआ हो कि ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो फिर वो अगर जो है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से भी करेंगे। अब इस नोटिस के साथ क्या करेंगे? नोटिस के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट भेज देंगे जो एजीएम में उन लोगों ने अप्रूव करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होंगी इसमें ऑडिटर की रिपोर्ट भी होगी, और फिर वो डायरेक्टर्स ने अपने तौर पे जो डिटेल बनाई होती है डायरेक्टर रिपोर्ट, वो भी होगी। ये तीनों चीजें हम इसमें डाल देंगे। लिस्टेड कंपनी एक एक्स्ट्रा चीज भी डाल देगी, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके हम मेंबर्स को भेज देंगे। इस टाइम पे किसी कंपनी ने अथॉरिटीज को कुछ नहीं बताना, लेकिन मेंबर्स को भेज देना है। लेकिन लिस्टेड कंपनी पे मुसीबत ये है कि उसने अथॉरिटीज को भी बताना है। तो ये अथॉरिटीज को बताने वाली बात सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे है। लिस्टेड कंपनी 3 अथॉरिटियों को 3-3 कॉपीज भेज देगी, फिजिकल कॉपीज, प्रॉपर फिजिकल कॉपी। 3 अथॉरिटीज कौन सी हैं? स्टॉक एक्सचेंज, जिसको सिक्योरिटीज एक्सचेंज भी बोलते हैं, एससीसीपी, रजिस्ट्रार। इन तीनों इदारों को इन फाइनेंशियल और इन सारी चीजों की 3-3 कॉपीज भेजी जाएंगी, और एससीसीपी को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी आप अलग से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेजेंगे। तो ये सारा काम आपने करना है नोटिस से रिलेटेड। फिर आप उन लोगों को बुला रहे हैं एजीएम के लिए। अब सवाल ये है कि एजीएम किस टाइम पे होनी चाहिए? जब नोटिस में आप उनको बुला रहे हैं तो किस वक्त बुलाएं? कंपनी की पहली एजीएम 16 मंथ्स में होनी चाहिए। पहली एजीएम में 12 महीने का रूल नहीं है, उन्होंने आपको 16 महीने का टाइम दे दिया। यूं समझे 1 साल और 4 महीने का टाइम दे दिया है। तो अगर आपकी कंपनी अनइवन टाइम पर रजिस्टर हुई है तो वो अपने अकाउंट्स क्लोज करके भी उसके पास इतना मार्जिन हो कि वो अपनी एजीएम करा सके। तो आप 16 महीने के अंदर अंदर पहली एजीएम करेंगे, इसमें एक्सटेंशन नहीं होती। उसके बाद हर साल एजीएम करेंगे, हर कैलेंडर ईयर पे। फर्ज करें पहली एजीएम अगर आपकी हो गई है 2025 में, तो आपका 2026, 27, 28 कोई साल बगैर एजीएम के नहीं गुजरना चाहिए। अच्छा, साल तो बहुत बड़ा होता है, उसकी फर्दर डेडलाइन क्या है? उस साल में जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा उसके 120 दिनों के अंदर। अब एक होता है साल जो नॉर्मल इंसानों का साल होता है, कैलेंडर ईयर। तो हर साल, हर नॉर्मल इंसानों के साल आपने एजीएम करनी है। और क्या टाइमलाइन होगी? जो नॉर्मल इंसान नहीं, अदर देन नॉर्मल इंसान होते हैं उनका साल, अकाउंटेंट्स। जो नॉर्मल नहीं होता वो क्या होता है? ठीक है, अकाउंटेंट। तो अगर आप नॉर्मल का ऑपोजिट एबनॉर्मल काउंट करते हैं तो गलत है। नॉर्मल जो नहीं होता वो स्पेशल होता है। ये तो देखने वाली नजर पे डिपेंड करता है ना। तो अगर नॉर्मल लोगों, अदर देन नॉर्मल लोगों की बात करें तो उनका जो ईयर एंड होता है, उस ईयर एंड के 120 दिनों के अंदर अंदर उनको एजीएम करनी होगी। और एजीएम में जब सारे मेंबर्स आएंगे तो इनका मकसद ये है कि उनके सामने ये सारे चीजें रखी जाएं और उनसे उसके ऊपर डिस्कशन की जाए और उनसे उसकी अप्रूवल ले ली जाए। ये जो एजीएम सब्सीक्वेंट वाली है ये एक्सटेंड हो सकती है। अगर चूंकि पहली वाली में तो ऑलरेडी बड़ा खुला डुला टाइम था, दूसरे वाले में 2 लिमिट लगा दी, कैलेंडर ये भी फॉलो करो और 120 दिन वाली बात भी फॉलो करो। अगर आप ना फॉलो कर पा रहे हो, इनमें से कोई एक रूल वायलेट होता लग रहा हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी कंपनियां रजिस्ट्रार को और लिस्टेड कंपनी एससीसीपी को, और इसमें 30 डेज तक की एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब एजीएम पे क्या होगा? अगला स्टेप होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल के लिए लोगों को बुलाएंगे। लोग आएंगे और सिंपल मेजॉरिटी से इन चीजों को अप्रूव कर देंगे। कुछ लोग आएंगे जो शोर मचाएंगे, कहेंगे नहीं जी हमने इसको, हमें नहीं पसंद आया, इसमें ये मसला वो मसला। अगर आधे से ज्यादा लोग ओके कर देते हैं तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होकर रजिस्ट्रार को जमा हो जाएंगे। और अगर अप्रूव नहीं भी होते तो भी रजिस्ट्रार को हम जमा करेंगे, लेकिन साथ में बताएंगे कि जो फाइनेंशियल हम आपको भेज रहे हैं ये अप्रूव नहीं हुए, हमारी कंपनी के मेंबर्स ने इनको ओके नहीं किया हुआ।
अकाउंट्स अप्रूव करने से क्या मुराद है? अकाउंट्स बनाए हैं कंपनी के बड़ों ने, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सीएफओ टाइप के बंदे इन्वॉल्व हुए होंगे, फिर कंपनी के जो ऊपर वाले बड़े थे डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने उसको देख के ऑथेंटिकेट भी किया है, फिर एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बाहर से आया, उसने उनको ऑडिट भी कर दिया है। तो अब मेंबर क्या अप्रूव करना चाह रहे हैं? डिविडेंड तो एक अलग चीज है, अकाउंट्स अप्रूव करने से क्या मुराद है? अब कंपनी की परफॉर्मेंस तो उन्हें पता लग गई, लेकिन अकाउंट्स, मतलब आप कहें नहीं अकाउंट्स अच्छे नहीं है, सेल बढ़ाओ, ये तो नहीं कर सकते ना। वो हेरा फेरी ना हुई हो तो उसके लिए ऑडिटर मौजूद था चेक करने के लिए। नहीं, यानी मेरा सवाल यही है ना कि फिर ये अप्रूवल से मुराद क्या हुई? इसका जवाब ये है कि हमारे सिलेबस में हमें नहीं पता। होता क्या है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग सुन लें, कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत बड़ा मजाक होता है एजीएम पे मेंबर से अकाउंट्स अप्रूव करवाना। साल भर बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें कंपनीज एक्ट उठ के कह देते हैं ये चीज मेंबर्स के अप्रूवल से होगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मेंबर के अप्रूवल से होगी, डायरेक्टर का इंटरेस्ट, मेजॉरिटी डायरेक्टर इंटरेस्ट मेंबर्स के अप्रूवल से होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव के परक्विजिट्स वगैरह मेंबर के अप्रूवल से होंगे, फलाना चीज मेंबर के अप्रूवल से होगी। कंपनी वाले क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन सारों के बड़े प्यारे प्यारे से डिस्क्लोजर डाल देते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के मुताबिक, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी डाल दी सारी की सारी, चीफ एग्जीक्यूटिव के पर्क्स वगैरह भी डाल दिए, डायरेक्टर्स की बढ़ी हुई सैलरियां भी डाल दी, बहुत सारी और चीजें डाल दी, और मेंबर्स को कहा साल के एंड पे के आ जाएं जी, आपके सामने हम अकाउंट्स रख रहे हैं। अकाउंट्स को अप्रूव करने का मतलब है अप्रूवल ऑफ डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब उन लोगों ने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, तो इसका मतलब उनको चीफ एग्जीक्यूटिव की सैलरी से कोई एतराज नहीं है, उनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से कोई एतराज नहीं है, उसका कंपनी के डायरेक्टर की कंपनी से ट्रांजैक्शन नॉन कैश बेसिस पे कोई एतराज नहीं है। जगह जगह लॉ में लिखा हुआ होता है ये चीज मेंबर्स की अप्रूवल से होगा, तो बार बार मीटिंग थोड़ी बुलाते हैं, हम एजीएम एक ही दफा बुलाते हैं, और हर वो चीज जो अकाउंट्स में लिख दी वो फिर अलग से नोटिस में बताने की जरूरत ही नहीं होती कि हम आपसे चीफ एग्जीक्यूटिव की सैलरी अप्रूव करवाएंगे, फलाना करवाएंगे, फलाना कराएंगे। तो ये इतना बड़ा कॉर्पोरेट जोक होता है कि मेंबर जो आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता वो अप्रूव क्या करने आए हैं, और यही सोच रहे होते हैं यार अकाउंट भी सियाने लोगों ने बनाए हैं, बड़ों ने देखे हुए भी हैं, एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको कंफर्म भी करके किया हुआ है, तो अब हमने क्या करना है, उन्होंने अडॉप्ट करना होता है अकाउंट्स को, यानी कि एंडोर्स करना होता है, गले लगाना होता है कि हाँ भाई हम इनसे सहमत हैं, इसमें जो लिखा हुआ है ओके, हमें इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक हो जाता है शेयर होल्डर्स के साथ कि वो उस दिन वो सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और वो सारी तरह की चीजें अप्रूव कर देते हैं जो लॉ ने जगह जगह लिखी होती है। तो अब एतराज से मुराद ये कि अगर उनको किसी ट्रांजैक्शंस पे एतराज होगा, उनको किसी डिस्क्लोजर पे एतराज होगा, उनको किसी चीज की अप्रूवल पे एतराज होगा, तो वो रोला डाल देंगे। अगर आधे से ज्यादा लोगों ने एतराज कर दिया या यूं समझे आधे से ज्यादा लोग ना माने, तो फिर हमें रजिस्ट्रार को बताना होगा कि हमारे मेंबर्स ने अकाउंट्स अप्रूव नहीं किए और उन्होंने ये 2-3 चीजों पे इख्तलाफ किया है। उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा कंपनी के साथ, वो हमारे सिलेबस से बहुत दूर चला जाता है। क्या ये ओवरऑल कहानी समझ आई? तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ना एक पूरा प्रोसेस है। अब आईकेएफ क्या करता है, कभी अचानक से नोटिस के बारे में रूल्स पूछ लेता है, कभी कह देता है ऑथेंटिकेशन बता दो, कभी कह देता है कि अच्छा बताओ मेंबर्स को नोटिस भेजने से पीछे पीछे क्या होता है। तो वो कोई भी प्रोसेस कहीं भी पूछ सकता है। तो मैंने इसको इसलिए तोड़ तोड़ के आपको बताया कि पहले अकाउंट्स बनेंगे, फिर अकाउंट्स ऑथेंटिकेट होंगे, फिर ऑडिट होगा, फिर नोटिस दिया जाएगा, फिर एजीएम की टाइमलाइन पे बहस होगी। दोनों सेम स्टेप है लेकिन मैंने सेग्रीगेट किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल और फाइनली फाइलिंग। फाइलिंग का मतलब ये है कि जब एजीएम खत्म हो गई उसके बाद आपने अलग अलग कंपनी को अलग अलग टाइम डिफाइन किया हुआ है, आपने रजिस्ट्रार को ये अकाउंट्स जमा करा देने हैं। लिस्टेड ने पहले भी जमा कराए थे, बाकी ने उस वक्त जमा नहीं कराए थे। तो इस वक्त एंड पे लिस्टेड हो या जो भी हो, सबने अकाउंट जमा करा के बताना है कि क्या ये अप्रूव्ड है या ये नॉट अप्रूव्ड है। फाइलिंग करते हुए हर कंपनी फाइल करेगी सिवाय एक कंपनी के जिसका 10 मिलियन से कम शेयर कैपिटल है, प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी जो 10 मिलियन के अंदर अंदर चल रही है, उसका कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है, उसको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपनी 1 मिलियन से छोटी हुई तो 1 मिलियन से छोटी कंपनी 10 मिलियन से भी छोटी होती है। तो ना तो वो ऑडिट करवा रहे होंगे, ना वो अकाउंट फॉरवर्ड कर रहे होंगे, तो ना ऑडिटर ने देखा ना रजिस्ट्रार ने देखा, एससीसीपी को भी नहीं भेजा था, तो पता नहीं अकाउंट्स हैं भी या नहीं। उन लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि 1 मिलियन से छोटी कंपनी के जो लोग हैं, यहां पे उन्होंने कहा था कि वहां पे वो फिर एफिडेविट देंगे, हल्फिया बयान देंगे कि हमारे अकाउंट्स मौजूद है, हमने देखे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, यानी कि पर्सनल गारंटी देंगे कि यस हमारे अकाउंट्स मौजूद है, हम कभी भी उनके लिए जवाबदेह हो सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस समझ आया? इस पूरे प्रोसेस के साथ 2 डेफिनेशंस बताई जाती हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी क्यूट सी डेफिनेशन है सीएफओ की।
CFO means an individual appointed to perform such functions and duties as are customarily performed by a CFO। उस शख्स को कहते हैं जो CFO जैसी हरकतें करता पाया जाए। तो CFO वो है जो वो करता है जो नॉर्मली CFO करते हैं। तो CFO क्या करते हैं? जो नॉर्मली CFO करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप उसे कहें हेड अकाउंटेंट, और वो हरकतें वो कर रहा है जो CFO करता है, तो हम उसको कानून की जुबान में क्या कहेंगे? CFO। तो जब हमने कहा CFO से साइन कराएंगे, अब कंपनी सर पकड़ के बैठी है कि हमारे पास तो हेड अकाउंटेंट है, CFO तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा CFO वो है जो वो काम करता है जो नॉर्मली CFO करता है। उनको खुद भी नहीं पता था, पता नहीं क्या करता है। तो उन्होंने कहा बस CFO वो होगा जो वो काम करे जो ज्यादातर CFOs के जिम्मे आते हैं। दूसरा ईयर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बारे में लॉ ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर एक ऐसे ईयर को कहते हैं जो भले ईयर हो या ना हो। बड़ा मजे लेके हमें डेफिनेशन समझाने लगे तो और खुद उलझ गए। तो फाइनेंशियल ईयर उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिस टाइम पीरियड के अकाउंट्स मेंबर्स के सामने रखे गए, भले वो ईयर है या नहीं। याद करें, पहला ईयर 7 महीने के अकाउंट्स भी हो सकते हैं, 13 महीने के अकाउंट्स भी हो सकते हैं, तो वो पूरा ईयर तो नहीं है, तो हम उसको फर्स्ट ईयर बोल देते हैं, हालांकि वो ईयर नहीं है। तो फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू कंपनी एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैट मे बी लेड बिफोर इन जनरल मीटिंग इज मेड अप वेदर दैट पीरियड इज ईयर और नॉट। तो ये तो डेफिनेशन है। गुंजाइश है टाइम में मैं एक दफा तेजी से इसकी इंग्लिश भी पढ़ देता हूं, कहानी तो आपको समझ आ गई है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कंपनी शुड नॉट प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी रजिस्ट्रार। चाहे तो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि 12 महीने से ऊपर जाना है रजिस्ट्रार से पूछना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन ध्यान में रखनी है और लिस्टेड कंपनी की एक्स्ट्रा बातें ध्यान में रखनी है। तो एक तो आपने चीजें समझ के ये देख लेना है कि कुछ जगह कुछ रूल्स में एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को अलग से हाईलाइट कर लेना है, और जब लिस्टेड कंपनी आएगी तो उसकी कुछ इजाफी बातें होंगी जो बाकी नहीं फॉलो करनी होंगी, वो सब एक ही स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करते हैं इनको अपनी मीटिंग में, चीफ एग्जीक्यूटिव कम से कम एक डायरेक्टर्स को साइन करता है और लिस्टेड कंपनी में CFO भी साइन करता है। चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इतने अहम मौके पे मुल्क से बाहर है तो फिर उसकी जगह को और डायरेक्टर साइन करेगा, तो फिर कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एक एफिडेविट लगा हुआ होगा चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर उसने साइन किए, नहीं तो कोई डायरेक्टर, अगर 2 डायरेक्टर्स ने साइन किए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। और सिंगल मेंबर कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो वही उसका एक डायरेक्टर साइन करेगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने अपने मेंबर्स के सामने एजीएम करा के नहीं रखना होता है। एजीएम में रिलैक्सेशन है, सिंगल मेंबर कंपनी अपने पूरे मेंबर्स को, सारे के सारे मेंबर्स को सालाना इकट्ठा नहीं करेगी। क्या ख्याल है? क्योंकि वो एक ही बंदा है, तो अकाउंट्स बनाने और ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट तो है उसके ऊपर, लेकिन उसको इस तरह से ये जो आगे वाले सारे स्टेप्स हैं ये सिंगल मेंबर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। ऑडिट, ये अकाउंट्स ऑडिट होंगे और ऑडिट रिपोर्ट भी अकाउंट्स के साथ अटैच होगी। ऑडिट की रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रहा, उनके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोटिस, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी प्लस ऑडिटर की रिपोर्ट प्लस डायरेक्टर की रिपोर्ट प्लस लिस्टेड में चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, ये तमाम मेंबर्स को मीटिंग से 21 दिन पहले भेज दी जाएगी। लिस्टेड कंपनी कम से कम 3 कॉपीज इन डॉक्यूमेंट की SECP रजिस्ट्रार स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजेगी और 1 कॉपी जो इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज दी जाएगी SECP को लिस्टेड कंपनी की तरफ से। टाइमलाइन एजीएम की क्या, वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर डायरेक्टर ने ये मीटिंग करनी है और 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर करनी है। SMC पे एप्लीकेबल नहीं है, सब्सिक्वेंट वाला हो गया। फर्स्ट अकाउंट्स के केस में शेल बी प्रेजेंटेड जनरल मीटिंग विद इन 16 मंथ। कंपनी 30 डेज की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकती है लिस्टेड SECP को और बाकी रजिस्ट्रार को। अप्रूवल अकाउंट, अगर जनरल मीटिंग डज नॉट अडॉप्ट दीज अकाउंट्स एंड रिपोर्ट द फैक्ट शेल बी मेंशन टू रजिस्ट्रार अलोंग विद सच कॉपीज। फिर फाइल करना है, कंपनी शेल सेंड 1 कॉपी ऑफ अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइंड एज पर जो रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रार को लिस्टेड कंपनी के केस में 30 दिन में भेजनी है और बाकी कंपनियों के केस में 15 दिन में। ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 मिलियन और सच हायर अमाउंट, जो बाद में कल को SECP को और टाइम अमाउंट बता दे तो वो, अदरवाइज इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो 10 मिलियन की है। तो क्या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सारी कहानी समझ आ रही है? तो इसमें छोटे छोटे से मल्टीपल टॉपिक्स थे, लेकिन हमने उसको एक सीक्वेंस में जोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे अगर कोई 1-2 सवाल हैं तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। सर एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे बताया था कि एजीएम के अंदर जब उनको बुलाते हैं मेंबर को तो अप्रूवल लेते हैं हम, ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने ये प्रूव करना होता है कि थर्ड पार्टी जो ट्रांजैक्शन है वो उनके मतलब मेंबर ने वो अप्रूव करना होता है जो अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स आ रहे होते हैं। सारा कुछ है। हाँ बिल्कुल। जब हमने
थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी उसके अंदर मैनेज की थी, उसके लिए हमने 75% मेजोरिटी के साथ उसे अप्रूव करवाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने बताया कि 50% भी हो तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी और ये कंसीडर की जाएगी। अब अगेन देखिए, वो जो 75% मेजोरिटी के साथ अगर ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है वो इसके स्कोप में नहीं आ रहा। जो स्पेशल रेजोल्यूशन वाली चीजें, स्पेशल रेजोल्यूशन होती तब है जब मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है और मेंबर्स उसके अंदर डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये वो चीजें हैं जो मेंबर्स ने अप्रूव करनी थी और अभी तक उनके सामने नहीं आई थी। तो फिर क्या किया, अकाउंट्स के अंदर सारी चीजों को डिस्क्लोजर डाल दिया। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पता नहीं क्यों हमारे सिलेबस में नहीं है, IAS 24 रिलेटेड पार्टीज की अकाउंटिंग की बात करता है। उसका ऑडिट का स्टैंडर्ड तो है हमारे सिलेबस में, लेकिन उसकी अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड पता नहीं क्यों नहीं डाला हुआ है इन्होंने। तो वो उस स्टैंडर्ड के अंदर ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें अपने फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज करनी है। और जब आपके मेंबर्स ओके कर देंगे तो मान लिया जाएगा कि आपके मेंबर्स ने फाइनेंशियल्स पढ़े हुए हैं और उनको उसमें लिखी हुई बातों पे कोई एतराज नहीं। कोई और सवाल आप जूम आउट कर सकते हैं आप जी। क्या डिविडेंड भी इसी प्रोसेस में शामिल है? एजीएम एक मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो सिर्फ एजीएम में होने होते हैं। लॉ 4 इश्यूज बताता है कि वो लाजमी एजीएम में होंगे। अकाउंट्स और इन चीजों का अप्रूवल, नंबर 2 डिविडेंड का अप्रूवल, नंबर 3 डायरेक्टर का इलेक्शन और नंबर 4 ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हमारे पूरे सिलेबस में यहाँ नहीं है, हम ऑडिट के सिलेबस में जाके पढ़ेंगे। 3 चीजें हमारे सिलेबस में डिस्कस हुई हुई हैं। तो आप याद करें, डिविडेंड में भी, फाइनल डिविडेंड में हमने कहा था एजीएम पे होगा। तो ये एक मीटिंग है, इस मीटिंग के बहुत सारे एजेंडा आइटम में से एक एजेंडा आइटम है अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। चूंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो इस वक्त हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में सारी बात कर रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग में कुछ और बातें भी हो रही होती हैं। इस मीटिंग के बारे में मजीद इंशाल्लाह हम जानेंगे मीटिंग्स के चैप्टर में जाके। जी, ऑल क्लियर? ये हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब ये खत्म हो जाता है तो फिर चैप्टर में बचते ही कुछ नहीं, फिर इजी हो जाता है चैप्टर। लेकिन चूंकि हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिक्र भी करेंगे तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहूंगा टाइम का। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लिस्टेड कंपनीज को लॉ ने ये वाजिब कर दिया कि आपने हर क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। कंपनियों पे पहले मुसीबत ये थी कि 12 महीने में एक दफा अकाउंट्स लाजमी बनाओ, तो लिस्टेड को और ज्यादा अजियत दे दी कि आपने हर क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। अब चौथे क्वार्टर में तो चलो, ओवरऑल क्वार्टर क्या होता है? 3 महीने, जो साल को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो जब चौथा क्वार्टर होगा तो टेक्निकली साल खत्म हो चुका होगा, तो उस वक्त तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हैं। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 3 क्वार्टर्स, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छा, जब दूसरा क्वार्टर आता है ना तो ये सोचते हैं यार आधा साल गुजर के काम करते हैं, आधे साल के अकाउंट्स बना लेते हैं। तो टेक्निकली दूसरा क्वार्टर भी क्वार्टर नहीं है, इसको हाफ ईयरली अकाउंट्स कहते हैं। तो लिस्टेड कंपनी को उन्होंने कहा है कि आपने अपने क्वार्टर्स के अकाउंट्स बनाने हैं। पहला और तीसरा क्वार्टर 3 महीने के अकाउंट्स होंगे। सेकंड क्वार्टर, क्वार्टर के नहीं, 2 क्वार्टर जोड़ के अकाउंट्स बनाएंगे जिसको हम हाफ ईयरली अकाउंट्स कहेंगे। और एंड पे आपको पता है कि 12 महीने के इकट्ठे अकाउंट्स बनते हैं जिनको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स, हाफ ईयरली अकाउंट्स और क्वार्टरली अकाउंट्स। क्वार्टरली अकाउंट्स की लाइफ है 3 महीने, फाइनल की 12 महीने और जो हाफ ईयरली है उसकी 6 महीने। देन वो ये कहते हैं कि ये जो फाइनल का आपको पता है, ये हमने ऑडिट कराना होता है। ये जो पहला और तीसरा क्वार्टर है ना इसका ऑडिट करवाना है ना रिव्यू करवाना है। लेकिन जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कहते हैं इसका रिव्यू करवाओ। आईकैप और एससीसीपी ने मिलकर जो एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है उसके मुताबिक इसका लिमिटेड स्कोप रिव्यू होता है। ऑडिट से थोड़े हल्के लेवल की एक्टिविटी होती है, इसमें कम प्रोसीजर्स होते हैं और हम तेजी से चीजों को देख रहे होते हैं। तो हाफ ईयरली को हमने रिव्यू करवाना है, फुल ईयर को ऑडिट करवाना है, और पहला और तीसरा क्वार्टर ना ऑडिट करवाना है ना रिव्यू। अपनी शौक से, पसंद से करवाएं तो मर्जी है, लॉ ने पाबंदी नहीं की। अब ये अकाउंट्स हमने क्या करने हैं? अकाउंट्स बना के मेंबर्स को उसी तरह से भेजने हैं। लॉ ने कहा नहीं, आपने इतना ज्यादा एक्सटेंसिव काम नहीं करना, अकाउंट्स बनाओ और वेबसाइट पे रख दो। अब अगर एक मंथ खत्म हुआ और पूरा क्वार्टर खत्म हुआ तो ज़ाहिर है अकाउंट्स की फाइनलाइजेशन में 8, 10, 12 दिन लग सकते हैं। तो ये हमने अकाउंट्स कब तक रखने हैं? तो वो कहते हैं पहला और तीसरा क्वार्टर 30 दिन में आपने अवेलेबल करने हैं, जबकि सेकंड क्वार्टर आप 60 दिन में भी वेबसाइट पर अवेलेबल कर दें तो कोई मसला नहीं। तो मैं नॉर्मली कहता हूं कि ये टाइमलाइन याद रखने के लिए बड़ा आसान सी बात है कि आप ये मंथ्स के बजाय 0 ऐड कर दें। 3 मंथ है तो 3 के आगे 0 लगा दें। 3 मंथ के अकाउंट 30 दिनों में, 6 महीने के अकाउंट 60 दिनों में, 3 महीने के अकाउंट 30 दिन में, 12 महीने के अकाउंट
120 दिन में। तो इससे टोटका आसान हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब हमें ये नहीं भूलेगा कि हमने कौन से वाले क्वार्टर के कितने दिनों में करने हैं। तो पहला और तीसरा याद रखना है, वो 30 दिन के होते हैं और 3 क्वार्टर के होते हैं, यानी 3 मंथ्स के होते हैं, और आप उसको 30 डेज में वेबसाइट पे अवेलेबल कर देते हैं। ये वेबसाइट पे अवेलेबल करने के अलावा क्या करना है, एसईसीपी वगैरह को जिस तरह से लिस्टेड कंपनी फॉरवर्ड करती थी उसी तरह से फॉरवर्ड करेगी। ये याद रहे, ये अकाउंट सिर्फ लिस्टेड कंपनी की बात करूं, किसी और कंपनी की बात नहीं करा। साइनिंग की रिक्वायरमेंट बाकी सारी वही रिक्वायरमेंट है जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पढ़ी हुई है, तो वही लोग साइन करेंगे, उसी तरह से सारा कुछ होगा। लेकिन इसमें अब वो रजिस्ट्रार और वो सारी चीजों को इतना ज्यादा आप इन्वॉल्व उस तरह से नहीं कर रहे होते, आप बस अपने हिसाब से एसईसीपी को जमा करा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और इसी तरह से आपके पास यहां पे भी इलेक्ट्रॉनिकली जमा हो रहा होता है। उधर क्या होता था, फिजिकल कॉपीज भेजते थे, यहां हम इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेज रहे हैं और वेबसाइट पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रख रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनियों का वो जो बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता था इन अकाउंट्स को बनाने में, इन अकाउंट्स को प्रेजेंट करने में, ये अकाउंट्स मेंबर्स के घर भेजने में, वो खत्म हो गया। अभी भी कोई भूला भटका मेंबर कहता है भाई मुझे तो अकाउंट्स फिजिकल में ही चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर डिलीवर करेंगे। क्योंकि मेंबर का असल हक है कि वो अपने अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना चाहे तो देख सकता है, तो इन्होंने वेबसाइट की ऑप्शन से उसको रिप्लेस कर दिया है कि हम अपनी वेबसाइट पर रख देंगे। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मुझे चाहिए तो फिर उसको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, उसको फाइनेंशियल्स की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। क्या इन अकाउंट्स में एक्सटेंशन हो सकती है? हमने पढ़ा पहला, दूसरा, तीसरा क्वार्टर, इसमें सिर्फ पहले क्वार्टर में एक्सटेंशन अलाउड है, और वो भी तब अलाउड है जब पिछले साल की एजीएम एक्सटेंड हुई हो। मैं अक्सर इस चीज को मैथमेटिकली कैलकुलेट करवाता हूं। फॉर एग्जांपल जून 30 में 2025 खत्म हुआ, तो उसकी एजीएम होनी चाहिए 120 दिनों में, ये 28 अक्टूबर बनती है टू बी प्रिसाइज। और 1 जुलाई से एक क्वार्टर स्टार्ट होगा 2026-25 के, 1 जुलाई से क्वार्टर भी स्टार्ट हो रहा होगा। 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाले क्वार्टर के 3 महीने क्या होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर की 30 को जो क्वार्टर खत्म हुआ वो हमने 30 दिनों में वेबसाइट पे रखना है। तो कौन सी तारीख आ गई, 30 अक्टूबर। और पिछले साल के एनुअल अकाउंट्स लोगों को दिखाने हैं, उसकी मैक्सिमम 28 डेडलाइन है, और इसकी तो ज्यादातर क्या होता है कि अगले साल के पहले क्वार्टर के अकाउंट्स पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इकट्ठे ही आ रहे होते हैं। अब कितना मजा आए कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिले हो जाए 1 महीना। अब लोगों को अगले साल का पहले अकाउंट्स मिल गए हैं, क्वार्टरली अकाउंट्स, और पिछले साल के फाइनेंशियल्स नहीं मिले, तो वो अजीब सा मामला हो जाएगा। तो ये ओनली रीजन है जिसपे इन अकाउंट्स को एक्सटेंशन अलाउड है। आप फर्स्ट क्वार्टरली अकाउंट्स में एक्सटेंशन कर सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर एजीएम भी एक्सटेंड हुई थी, तो दिस इज द ओनली रीजन जिसपे आप पहले वाले क्वार्टर को एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी क्वार्टर्स में एक्सटेंशन की ऑप्शन नहीं है। एक्सटेंड कहां तक कर सकते हैं, अगेन वही मैक्सिमम 30 डेज वाला रूल जो हमारे पास है, क्योंकि एजीएम भी ज्यादा से ज्यादा कितनी एक्सटेंड हो सकती है, 30। और हमने इसकी तो बात ही नहीं की, इसकी बात भी नहीं की, मैं सिर्फ पहले क्वार्टर की बात कर रहा हूं और सिर्फ एक ही रीजन की बात कर रहा हूं। जी, दोनों 30 डेज एक्सटेंड हो जाए कोई मसला नहीं, यानी कि अब उन्होंने इतनी गुंजाइश दे दी कि आप दोबारा से वो वाला काम कर सकते हैं जो पहले होना था कि दोनों अकाउंट्स इकट्ठे अवेलेबल हो जाए। क्या क्वार्टरली अकाउंट्स और उससे रिलेटेड बात समझ आई? एक छोटा सा टॉपिक और ऐड करते हैं ताकि हमें हौसला हो कि हमने 4 टॉपिक्स कर लिए। ये तो पास पेपर तक पहुंच गए। वीडियोस में आपको ये मैं बैठ के ये सारे निशान लगाता हुआ नजर आ रहा होगा, पता नहीं आप लोग वीडियोस देख भी रहे हैं या नहीं। एनुअल रिटर्न, सालाना गोशवारे, ये एनुअल अकाउंट्स नहीं बोला मैंने, एनुअल रिटर्न। टैक्स रिटर्न सुना है, टैक्स के सालाना आप डिटेल्स भेज रहे होते हैं। इसी तरह से कंपनी की एनुअल रिटर्न से मुराद है कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन सालाना बेसिस पे जमा करा रही होती है, अदर देन अकाउंट्स। भाई अकाउंट्स में आप बताते हैं हमारा रेवेन्यू इतना है, हमारे एसेट्स इतने, हमारी लायबिलिटीज इतनी है। इसमें आप सालाना अपडेट कर रहे होते हैं अथॉरिटीज को कि हमारे ये शेयर होल्डर्स हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, ये हमारे ऑफिसर्स हैं, ये फलाना हमारा ऑडिटर है, ये फलाना हमारा कंपनी सेक्रेटरी है, हमारे इतने डिबेंचर होल्डर्स हैं, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस आज भी फलाना जगह पे मौजूद है, हमारा ये मामला ऐसे है और ये मामला ऐसे है। यानी आपने साल के साल अपडेट करने हैं अथॉरिटीज को। तो टेक्निकली हर साल एजीएम हो जाने के बाद आप अपने पिछले साल की जो क्युमुलेटिव इंफॉर्मेशन है वो जमा कराते हैं एज एट डेट ऑफ एजीएम।
जिस दिन एजीएम हुई है उस दिन आपके कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन डिबेंचर होल्डर थे, उस दिन डायरेक्टर कौन था, उस दिन फलाना कौन था, उस दिन ये ऑफिसर कौन थे, उस दिन आपका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या था। तो आप हर साल अपनी कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करके उनको भेज रहे होते हैं। ये इंफॉर्मेशन उस दिन अपडेट नहीं करनी है, कहीं ना कहीं आपके रजिस्टर में पहले से मौजूद होनी चाहिए और आपने सालाना बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन जमा करानी है। जमा करानी है एजीएम के बाद, लेकिन एज एट एजीएम वाले दिन तक की अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो कि आप एजीएम के बाद कुछ दिनों में उनको जमा करा रहे होंगे। अब जो हैविंग शेयर कैपिटल कंपनी वो एक अलग फॉर्मेट फॉलो करेंगी, जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वो अलग फॉर्मेट फॉलो करेंगी। ना वो फॉर्मेट सिलेबस में, ना ये फॉर्मेट सिलेबस में। तो फिर सिलेबस में क्या है? सिलेबस में ये है कि भाई आप ये जमा कराया करेंगे एनुअल रिटर्न। अगर फर्ज करें अगला साल आता है और आपके सारे रिकॉर्ड वही हैं, शेयर होल्डर्स भी वही हैं, डायरेक्टर भी वही है, ऑडिटर भी वही है, हर चीज वही है, रजिस्टर ऑफिस भी वही है, तो फिर आपको दोबारा से ये रिटर्न जमा कराने की जरूरत नहीं है। आप उनको एक खत लिख दें, उनसे कहें कि हमारी पिछली ही रिटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है, हम इस दफा इसमें कोई अपडेट नहीं हुई है। और फिर एक खास लेवल से छोटी कंपनी एसएमसी वगैरह हो गई या प्राइवेट 3 मिलियन से नीचे नीचे, उनको उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है, जी मैं अभी आता हूं आपकी तरफ, आप जो है वो अगर रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं आई तो आपको ये खत भेजने की भी जरूरत नहीं है कि रिकॉर्ड में कोई चेंज नहीं आई। तो जब इनकी तरफ से रिकॉर्ड जमा नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेंगे कि उनकी जो पिछली दफा वाली रिटर्न है वो इस दफा भी उसी तरह से वैलिड है। भाई एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, इस एनुअल रिटर्न के अंदर टैक्स की इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो टैक्स रिटर्न अलग चीज है, इसमें अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि आईकेएप इतनी सारी चीजों के तो कंटेंट सिलेबस में डाल रहा था, इसकी भी डाल देता सिलेबस में, लेकिन चलो अच्छा उन्होंने मेहरबानी कर दी, हमसे वो हटा दिया। तो ये बेसिकली आपके कवाइफ हैं, मेनली आपके शेयर होल्डर्स की डिटेल, डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल, जो प्रिंसिपल ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी डिटेल, आपके बिजनेस की डिटेल, आपका जो वो है क्या कहते हैं जो ऑफिसर्स हैं डिफरेंट तरह के, उनकी डिटेल, आपके ये सारे कवाइफ जो है ना आप ये इकट्ठे करके इसमें भेज रहे होते हैं और इनमें कोई चेंज नहीं है तो काम चल जाता है। जैसे हमने कहा कि नो नीड टू फाइल रिटर्न इन केस देयर इज नो चेंज ऑफ पर्टिकुलर्स इन लास्ट एनुअल रिटर्न फाइल्ड। इन्फॉर्म कर दें एक खास तरीके से कि कोई चेंज नहीं है, और एसएमसी और 3 मिलियन से छोटी कंपनी को तो इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। ये किस डेट पे होना चाहिए? एज एट डेट ऑफ एजीएम। लेकिन अगर साल में एजीएम हुई ना हो किसी वजह से, या हुई हो और कंक्लूड ना हुई हो और आपका कैलेंडर ईयर खत्म हो जाए, तो फिर 31 दिसंबर डेडलाइन बन जाएगी। फिर एज ऑन 31 दिसंबर जो आपके कवाइफ है वो आपने जमा कराने हैं। तो ये डेट ऑफ एजीएम या 31 दिसंबर, इनमें से कोई एक डेट होगी। जमा कितने अरसे में कराने हैं? कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। एनुअल रिटर्न जो है वो आपने रजिस्ट्रार के पास 30 डेज में जमा करा देने हैं, लेकिन लिस्टेड कंपनी के पास गुंजाइश है कि वो उसमें मजीद 15 दिन की एक्सटेंशन ले सकती है। तो लिस्टेड के लिए 30 से 45 दिन और बाकियों के लिए 30 दिन, स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ एजीएम। और अगर साल में एजीएम नहीं हुई या हुई और कंक्लूड नहीं हुई तो फिर लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर, जिसको हम 31 दिसंबर कहते हैं। एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन? इसमें जितने भी पर्टिकुलर्स हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी रजिस्टर में पहले से मौजूद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एनुअल रिटर्न में अपडेटेड चीज डालें और आपके पास पुराने रिकॉर्ड आउटडेटेड पड़े हुए हो। यहां से कोई सवाल है? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। अगर एजीएम कंक्लूड नहीं हो रही, हमने फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ईयर एंड के 120 दिन में होनी चाहिए, 120 दिन में लग रहा था मुश्किल हो गई, 30 दिन की एक्सटेंशन ले ली, कहानी चली गई तकरीबन कोई 26 नवंबर तक। 26 नवंबर में एजीएम हुई, लेकिन इतने सारे इश्यूज थे कि उसके बाद एक दफा डिले हुई, फिर आगे एडजर्न हुई, 31 दिसंबर गुजर गई। अब रजिस्ट्रार इंतजार कर रहा है कि भाई ये कंपनी ने अपने सालाना गोशवारे तो भेजे नहीं है, तो एजीएम के साथ जो मर्जी हुआ है उसको साइड पे कर दें। 31 दिसंबर डेडलाइन बन जाएगी। अब हमारी एजीएम कंक्लूड होते होते जनवरी फरवरी आ जाए, वो इररिलेवेंट है। अब 31 दिसंबर वाले दिन हमारे पास कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन इस पोजीशन पे थे, उन सब की रिकॉर्ड उठा के हम उनको भेज देंगे और ये ड्यू डेट होगी और यहां से 30 दिन की गिनती शुरू होगी। लेकिन अगर आपकी एजीएम हुई और एजीएम होके कंक्लूड हो गई तो ठीक है, जब आपकी एजीएम हुई है, कंक्लूजन हो चुकी है उसकी, आपके पास मार्जिन आ गया 30 दिन का, आप 30 दिनों के अंदर अंदर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जमा करा दें। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने ना वो इन्फॉर्मेशन बताई, ना उसको जमा कराने का मैकेनिज्म बताया, तो बस मूड था इनका एक टॉपिक ऐड करने का, तो एक छोटा सा टॉपिक ऐड कर दिया है, मुफ्त का टॉपिक, छोटी सी सीधी सीधी सी बात है। कोई और आखिरी सवाल, फिर हम आगे चलें? नहीं है, वेरी गुड। आखिरी सवाल आप बचा के रखते हैं,
डायरेक्टर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट लगती है और ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ एक डायरेक्टर रिपोर्ट अटैच होती है। ऑडिटर की रिपोर्ट इंशाल्लाह आप लोग ऑडिट के पेपर में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। डायरेक्टर रिपोर्ट जो है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टर रिपोर्ट का मकसद ये है कि जिस तरह से अकाउंट्स में आपने अकाउंटिंग की बातें कर दी हैं, ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में अपने जज्बात का इजहार कर दिया है, तो डायरेक्टर के पास भी कोई एवेन्यू होना चाहिए जहां वो बताएं कि कंपनी कैसी चल रही है। इसकी ऑथेंटिकेशन जो है वही लोग कर रहे होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक डायरेक्टर। तो तकरीबन वही इसकी साइनिंग पावर है। डायरेक्टर रिपोर्ट किसने बनानी है? डायरेक्टर रिपोर्ट जो है वो हर पब्लिक कंपनी ने बनानी है, नंबर 1। फिर हर उस प्राइवेट कंपनी ने भी बनानी है जो कि पब्लिक की सब्सिडरी है। नंबर 3, हर उस प्राइवेट कंपनी ने भी बनानी है जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ऊपर है। तो काश किताब हमें ये लिस्ट दे देती कि कौन कौन सी कंपनी ने डायरेक्टर रिपोर्ट बनानी है। वो है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट 3 मिलियन से ऊपर, और प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडरी है। किताब बता रही है किसने नहीं बनानी, वो प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी भी ना हो और पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन के अंदर अंदर है, उसने डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं बनानी। इस डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ अगर वो कोई स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी एक्स्ट्रा से कह दें किसी कंपनी को तो उसको मानना पड़ेगा। किसको कहा, कब कहा, हमारे सिलेबस में इसका ताल्लुक नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी को उन्होंने कहा है, लेकिन हमारा सेक्शन बता रहा है कि अगर एसईसी कुछ भी किसी भी खास कंपनी को कोई भी और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के साथ बनाने का कहे तो आपको बनानी पड़ेगी। अब इसमें जो वैल्यू ड्राइव होती है वो उसकी कंटेंट से ड्राइव होती है। डायरेक्टर रिपोर्ट में लॉजिक जितना मर्जी आप समझ लें, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक लिस्ट याद करनी पड़ती है कि डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या हैं। और कंटेंट्स टेक्निकली याद करना पड़ता है क्योंकि कुछ कंटेंट है जो हर कंपनी यूज करेगी, कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो सिर्फ पब्लिक कंपनियों के लिए हैं, और कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के लिए हैं। तो अगर एक लिस्टेड कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएगी तो वो ऑल कंपनीज वाली चीजें भी फॉलो करेगी, पब्लिक कंपनियों वाली भी फॉलो करेगी और लिस्टेड वाली भी फॉलो करेगी। अगर एक पब्लिक कंपनी बना रही होगी तो वो ऑल वालों को भी फॉलो करेगी, इसको भी फॉलो करेगी। अगर एक प्राइवेट कंपनी 3 मिलियन सुपर कैपिटल वाली बना रही होगी वो सिर्फ इन 3 को फॉलो करेगी। तो ये कौन कौन से कंटेंट है, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आपके पास नोट्स में, किताब वगैरह में जो भी आप यूज कर रहे हैं वहां पे फुल फ्लैज जुमले आ रहे होते हैं। सारी कंपनियां अपनी 3 बातें बताएंगी, हमारी कंपनी के फेयर्स कैसे चल रहे हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है, हमने साल डिविडेंड दिया या नहीं दिया, और हमारे रिजर्व्स में क्या मूवमेंट हुई। पेपर में भूल भी जाए तो आपने सोचना ये है कि पूरे साल के एंड पे मेंबर क्या जानना चाहते होंगे। सबसे पहले तो जानना चाहते होंगे कंपनी कैसी चली, फिर जब उन्हें पता लगा अच्छी चली, अब उनकी उम्मीदें बन जाएंगी, अच्छी चली तो फिर नोटू, अब जब अच्छी चली है तो कुछ प्रॉफिट हमारे पास आएगा और कुछ रिजर्व्स में जाएगा। तो वो जानना चाहते हैं डिविडेंड कितना आया और वो जानना चाहते हैं रिजर्व्स में क्या हुआ। तो हर कंपनी 3 बातें जानना चाहती है, कंपनी की परफॉर्मेंस, डिविडेंड और रिजर्व्स की मूवमेंट। अगर आप पब्लिक कंपनी या पब्लिक की सब्सिडरी हैं तो वो 3 बातें तो करनी ही करनी है, उसके अलावा ये इजाफी बातें भी करनी है। अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में आप तमाम डायरेक्टर्स पूरे साल जो जो जब जब भी आपका डायरेक्टर, आप उन सबके नाम यहाँ लिखेंगे। ईयर एंड के बाद अगर कोई बड़ी फाइनेंशियल चेंज आ गई है, 30 जून गुजर गई है, अकाउंट्स के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जुलाई अगस्त में आपको एक बड़ा जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो आप अपने लोगों को बताएंगे, क्योंकि डायरेक्टर रिपोर्ट तो अभी आपके पास मार्जिन है, 120 दिन में एजीएम होनी है और उसके 21 दिन पहले नोटिस जाना है, तो आपके पास समझे 2.5-3 महीने तो अभी भी मौजूद है दरमियान में। तो ईयर एंड के बाद अगर कोई चेंजेस आएंगे वो बताएं। इस साल कंपनी के बिजनेस में, इसकी होल्डिंग के बिजनेस में, सब्सिडरी या इसकी इन्वेस्टी कंपनी के बिजनेस में जहां इसने इन्वेस्टमेंट की है वहां क्या क्या वो हुआ। हमारे ऑडिटर भाई को कीचड़ उछाल के तो नहीं गए हमारी रिपोर्ट पे, अकाउंट्स पे, और अगर उसने कोई एतराज लगाया तो उसका जवाब यहाँ देंगे। कंपनी ने इस दफा इतनी अर्निंग पर शेयर हासिल की, हमारा इतना टोटल शेयर कैपिटल था, इतना हमारा जो है वो अर्निंग हुई, उसको डिवाइड कर दिया। अगर कंपनी लॉस में है तो बताएंगे कि लॉस में क्यों है, और फिर इंडिकेशन देंगे हम इसको प्रॉफिट में लाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे कि कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स कितने हैं, दरमियाने शेयर होल्डर्स कितने हैं, छोटे शेयर होल्डर्स कितने हैं। एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रेंजेस लिखी हुई होती है, 1 से लेके 100 तक शेयर इतने हजार लोगों के पास हैं, 101 से लेके 1000 तक शेयर इतने लोगों के पास हैं, 1000 से लेके 10,000 तक शेयर इतने लोगों के पास हैं। तो एक कंपोजिशन पता लग जाती है, इसको हम कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। सिलेबस में इसकी डायग्राम नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अगर आपकी होल्डिंग कंपनी मुल्क से बाहर है तो उसकी डिटेल बताएं कि हमारी होल्डिंग कंपनी है जो मुल्क से बाहर होती है, ताकि जब भी लोगों ने उस कंपनी को गुस्सा खाना है तो आपके ऑफिस को आके आराम से आग लगा सकें।
तो बहरहाल मतलब आपने बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जो पाकिस्तान से नहीं चल रही, पाकिस्तान से बाहर से चल रही है। आपके लोन की रीपेमेंट में अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया तो वो बताना पड़ेगा, खुशी से कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मजबूरी है, लॉ कह रहा है आपने बताना होगा। डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन के पैकेजेस वगैरह क्या हैं, और कंपनी में क्या रिस्क और क्या कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल्स वगैरह के मामलात हैं, यानी कि डायरेक्टर्स कंपनी के रिस्क और कंपनी के कंट्रोल्स के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। फिर अगर लिस्टेड कंपनी आ गई तो अब यहां बहुत ही एक्स्ट्रा शशके मशके वाली बात है। ट्रेंड्स, ग्राफ चार्ट, हमारी सेल्स यूं जा रही है, हमारी जो है वो एक्सपेंसेस यूं कम हो रहे हैं, हमारी ईपीएस यूं बढ़ रही है, वो अलग अलग तरह के ट्रेंड्स और फैक्टर्स वगैरह आपने वो दिखाने हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, हमारी कंपनी के ऑपरेशन से हम इन्वायरमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी अब एक नया फ्यूचर है, तो उसकी वजह से कंपनी लॉ भी अलर्ट है, और वो डायरेक्टर रिपोर्ट में कह रहा है कि आपने ये वाली बातें बतानी है कि हम इन्वायरमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अपनी समाजी जिम्मेदारियां कितनी अदा की, हमने क्या अच्छे अच्छे काम किए, हमने कोई नए स्कूल शुरू किए, क्या हमने कुछ लोगों के साथ कोई अच्छे एक्टिविटीज की, हमने अपने स्टाफ के साथ वो क्या किया। तो आप समाजी बातें भी करेंगे, आप अपनी इन्वायरमेंट की बातें भी करेंगे। देन आपके डायरेक्टर ने आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स को कैसे मजबूत रखा, इसके बारे में बातें करेंगे। और अगर आपके पास प्रॉफिट था और उसके बावजूद भी आपने डिविडेंड नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, और आगे आपका क्या प्लान है। तो ये सारे कंटेंट्स हैं, इसको याद भी करना पड़ता है और ये भी सोचना पड़ता है पेपर में कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो कौन सी कंपनी का पूछ रहे हैं। अगर वो पूछे लिस्टेड का तो तीनों, पब्लिक या उसकी सब्सिडी का पूछे तो दोनों, और प्राइवेट जिसका 3 मिलियन से ऊपर कैपिटल है तो पहले 3। एक और चीज पर अलर्ट रहिएगा, कभी कभी वो कह देते हैं लिस्टेड कंपनी ओवर एंड अबव एडिशनली क्या पता है, उसमें सिर्फ वो 5 बातें, नंबर से आपको पता लग जाएगा, उसके नंबर वो फिर 7-8 तो नहीं बना रहे होंगे, तो उसके नंबर 2, 3, 3, 4 के अंदर कवर हो रहे होंगे। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि वो खाली लिस्टेड के इजाफी पूछ रहे हैं या लिस्टेड के सारे पूछ रहे हैं। देन आते हैं उस टॉपिक की तरफ जो कि दुख दे गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि टॉपिक आपको ना पढ़ना पड़ता, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहानी समझनी है, बाद में तो इंग्लिश तो हम पढ़ ही लेंगे। कहानी क्या है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप किसे कहते हैं, होल्डिंग और होल्डिंग के अंदर जितनी भी सब्सिडीज होती है इनको कलेक्टिवली हम ग्रुप कहते हैं। आप सीपीआर में जब जाएंगे तो वहां आप जाके देखेंगे कि एक होल्डिंग कंपनी अपने साथ अपनी सब्सिडरी कंपनियों के अकाउंट्स को इकट्ठा जोड़ के दिखाती है खास तरीके से। तो अब लॉ हमें थोड़ा सा बताना चाह रहा है कि अगर एक कंपनी होल्डिंग की डेफिनेशन में आती है, और पता होल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, शायद आपने पढ़ी हो, किसी कंपनी को उस वक्त तक होल्डिंग कंपनी नहीं कह सकते जब तक कोई दूसरी कंपनी ऐसी ना हो जो उसकी सब्सिडरी हो। तो होल्डिंग कहते हैं किसी सब्सिडरी की होल्डिंग को। तो अगर आप होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पे है तो अपने ईयर एंड पे रुकें और अपनी सब्सिडरी के और अपने अकाउंट्स को जोड़ के ग्रुप अकाउंट्स बनाएं, और फिर ग्रुप अकाउंट्स के साथ जो होगा मुटाटिस मुटांडिस, लीगल वर्ड है, जैसे इप्सो फैक्टो होता है, जैसे प्राइमा फेसाई होता है, ये लफ्ज आप जगह जगह देखते हैं, इस तरह से होता है, एक वर्ड होता है मुटाटिस मुटांडिस, एज इट इज। तो अब अगर आप पूछेंगे सर ये अकाउंट्स एजीएम के नोटिस के साथ भेजने हैं, मैं कहूंगा मुटाटिस मुटांडिस। आप कहेंगे इसे साइन कौन करेगा, मुटाटिस मुटांडिस। वैसे ही जैसे आपने पहले पढ़ा था, क्या इनको ऑडिट होगा, मुटाटिस मुटांडिस। क्या एजीएम में मेंबर्स अप्रूव करेंगे, मुटाटिस मुटांडिस। क्या हमने फाइल करना है, मुटाटिस मुटांडिस। पेपर में आप लिख सकते हैं, यस आप कह सकते हैं कि इन अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट शैल बी मुटाटिस मुटांडिस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसी की मुटाटिस मुटांडिस यहाँ, यानी वो सारी जो हमने डायग्राम पढ़ी और वो सारी हरकतें जो अकेली फाइनेंशियल पे पढ़ी थी, अब ये कंपनी अपनी अकेली फाइनेंशियल के साथ, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल के साथ एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी जो कहलाएगी ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका ईयर एंड वही होगा जो होल्डिंग का ईयर एंड है, इसके 12 महीने वही होंगे जो होल्डिंग के 12 महीने हैं। सब कुछ उसी तरह से चल रहा होगा। कहानी बड़ी रोमांचक चल रही थी कि उन्हें एकदम से याद आया कि ओहो ईयर एंड फर्क भी तो हो सकता है। तो अगर होल्डिंग कंपनी अपने ईयर एंड पे आके अपनी सब्सिडी को कंसोलिडेट करना चाहे तो सबसे प्यारी बात है कि दोनों को ईयर एंड कॉन्साइड करता हो। अगर नहीं करता तो लॉ कहता है देखो हम तुम्हें गुंजाइश देंगे, तुम एक्सटेंडेड एजीएम कराना चाहो, तुम कम टाइम के अकाउंट बनाना चाहो, वो जो रूल पड़े हुए हैं सबको ऊपर नीचे करके, फर्ज करें 7-8 महीने का डिफरेंस है और वो दोनों को जोड़ने के लिए एक के कम एक के ज्यादा, एक का एजीएम जल्दी एक का एजीएम लेट, रूल वॉयलेट कर दें कोई बात नहीं, आप बस अगर ये नेक नियत है कि दोनों का ईयर एंड सेम करना चाह रहे हो तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे।
तो होल्डिंग कंपनी हमेशा अपने ईयर एंड पे देखेगी कि क्या वो और उसकी सारी सब्सिडीज का ईयर एंड सेम है। अगर सेम है तो उनके अकाउंट्स पकड़ेगी, अपने अकाउंट्स पकड़ेगी, एक खास तरीके से कंसोलिडेट कर देगी। फोर्थ स्केड्यूल होता है जो इसके बारे में गाइडेंस देता है, और उसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि भी आप लोगों ने नहीं पढ़े, 3-4 तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इसकी पूरी गाइडेंस देते हैं। तो उसके मुताबिक कंसोलिडेशन होगी। प्रॉब्लम कब आएगा? आपके ईयर एंड पे जब आप देखेंगे सब्सिडरी को, तो सब्सिडरी का ईयर भी एंड हुआ ही नहीं होगा। तो फिर आप देखेंगे उनका आखिरी ईयर एंड कब हुआ था। अगर उनका लास्ट ईयर एंड और आपके ईयर एंड में 90 दिन से बड़ा फासला हुआ, तो इसका मतलब वो बहुत पीछे उनका ईयर एंड हुआ था। लेकिन अगर फर्स्ट करें 30 दिन पहले एंड हुआ था, 60 दिन पहले एंड हुआ था, यानी अगर तो उनका आसपास में ईयर एंड हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उनके वो 12 महीने पकड़े, अपने 12 महीने पकड़े, जोड़ दें। लॉ को 90 दिन तक की मेटीरियलिटी से ज्यादा मसला नहीं। लेकिन अगर डिफरेंस है 90 दिन से बड़ा, आपने हमेशा पीछे की तरफ मुड़ के देखना है कि डिफरेंस कितना बड़ा है। अगर 90 दिन से ज्यादा बड़ा है तो उनके ईयर एंड से अपने ईयर एंड के दरमियान इंटरम अकाउंट्स बनवाएंगे। फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2025 उनका ईयर एंड था और हमारा था 30 जून 2026। तो जब हम 30 जून पे अपने 12 महीने के अकाउंट्स बनाने लगे तो देखा तो अभी सब्सिडरी कंपनी का तो आधा साल हुआ है 2026 का। तो फिर वो नहीं देखेंगे, हम पीछे देखेंगे आखिरी कब खत्म हुआ था, 2025 से 31 दिसंबर। सब्सिडरी से कहेंगे कि तुम अपने दिसंबर 31 2025 से लेके मेरे ईयर एंड जून 30 2026 तक के मुझे 6 महीने के अकाउंट्स बना के दो। इंटरम अकाउंट्स कहलाएंगे। वो इंटरम अकाउंट्स आपको कंसोलिडेशन पर्पस के लिए देंगे। अब आप क्या करेंगे, आप उनके पिछले साल में से 6 महीने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में से उठाएंगे, 6 महीने यहां से उठाएंगे, उसको एक खास तरीके से कंसोलिडेट करेंगे, जो कि अगेन हमारे सिलेबस से उसका ताल्लुक फिलहाल नहीं है। पूरे ग्रुप ए में वो कंसोलिडेशन हमें नहीं बताई जाती। तो उसको खास तरीके से कंसोलिडेट करेंगे और फिर उसको मेंबर्स के सामने उसी तरह से प्रेजेंट कर देंगे जिस तरह से बाकी सारी चीजें होती हैं। ये बात समझ आई? एक लाइन को छोड़ के हमने तकरीबन सारी बात समझ ली है। एक दफा जरा इंग्लिश देखते हैं और थोड़ा सा रुक रुक के देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी हैविंग सब्सिडरी या सब्सिडरीज एट ईयर एंड। होल्डिंग कंपनी के ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जिस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है या सब्सिडरीज हैं, अटैच कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ग्रुप की, प्रेजेंटेड एज अ सिंगल। इसका मतलब है मैं 2 अकाउंट बनाऊंगा, मेरे पूरे ग्रुप के अकाउंट्स, हमारे सारे एसेट्स, हमारी सारी लायबिलिटीज। भाई आपकी सब्सिडरी के एसेट्स को भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी सब्सिडी की लायबिलिटीज भी अल्टीमेटली आपके जिम्मे पड़नी है, क्योंकि असल स्टेक तो आपका उसके अंदर है। तो आप अपनी सब्सिडरी के अपने अकाउंट्स को अपने अकाउंट्स के साथ जोड़ के ग्रुप अकाउंट्स बनाएंगे। तो मैं 2 अकाउंट्स बनाऊंगा, एक पूरे ग्रुप के अकाउंट्स जैसे कि वो एक कंपनी हो अकेली, और एक मेरे अकाउंट्स जो कि अकेले मेरी कंपनी के अकाउंट्स होंगे। बात समझ आ रही है? इनको ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। शेल कंप्लाई विद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर स्केड्यूल एंड आईएएस। इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे वो फॉलो किए जाएंगे और फोर्थ स्केड्यूल फॉलो किया जाएगा। वेयर फाइनेंशियल ईयर ऑफ सब्सिडरी प्रीसीड्स होल्डिंग फाइनेंशियल ईयर बाय मोर देन 90 डेज। अगर सब्सिडरी का ईयर एंड मेरे ईयर एंड से 90 दिन से ज्यादा पीछे खत्म हुआ है तो फिर क्या करें? सच सब्सिडरी शेल मेक एन इंटरम क्लोजिंग ऑन होल्डिंग फाइनेंशियल ईयर। वो होल्डिंग के फाइनेंशियल ईयर पे अपने अकाउंट्स को इंटरम क्लोज करेगी और प्रिपेयर कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर। अब वो क्यों है, कैसे है, महीनों की गिनती कैसे होनी है, अनफॉर्चुनेटली हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एवरी ऑडिट ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल आल्सो रिपोर्ट ऑन। क्या इनका ऑडिट होगा? मोटाटिस मुंडांडिस। वो ऑडिटर जैसे मेन अकाउंट्स को ऑडिट किया था वैसे ही ग्रुप का भी करेगा। ये वाली चीज को मैं होल्ड कर रहा हूं, ये इस पे एंड पे आएंगे। एवरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय सेम पर्सन बाय हुम इंडिविजुअल साइन हुए थे। ऑल प्रोविजन ऑफ अकाउंट्स, फाइलिंग, सब कुछ भी इसी तरह से होगी। फिर भी अगर एससीसीपी चाहे तो किसी खास कंपनी के केस में उसको एग्जम्पशन दे सकती है कि भाई ये वाला सेक्शन तुम मत फॉलो करो, टेंशन मत लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो कुछ लोग इसके अंदर एग्जम्पशन भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बहुत ही छोटी सी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी 4 लाख से चल रही थी और उसकी सब्सिडी 3 लाख से चल रही थी, तब क्या उन्होंने इकट्ठे होकर बताना है कि जी वो जो है ना, वो पहले तो मैं सिर्फ 4 लाख का बिजनेस कर रही थी और अब हमारा पूरा ग्रुप 7 लाख का बिजनेस कर रहा है। तो लॉ ने मेटीरियलिटी बताइए 1 मिलियन। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी। आप हैं भी प्राइवेट कंपनी, आप पे और आपकी सब्सिडरी पे नहीं होगा इफ बोथ हैव पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट मोर देन
1 मिलियन। तो अगर होल्डिंग कंपनी भी 1 मिलियन से छोटी है, सब्सिडी भी 1 मिलियन से छोटी है और होल्डिंग कंपनी है भी प्राइवेट, तो फिर इनको ये बनाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन की खिलाफवर्जी पे आपको लेवल 2 फाइन पड़ेगा, वो एक अलग चक्कर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी इंश्योर करेंगे, कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर ईच ऑफ इट्स सब्सिडी कोइंसाइड कर जाए हमारे फाइनेंशियल ईयर के साथ। बहुत अच्छी बात हो कि आपको खिचड़ी पकानी ना पड़े, आपका ईयर एंड और आपकी सब्सिडी का ईयर एंड सेम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। एसईसीपी आपकी एप्लीकेशन पे होल्डिंग या सब्सिडी के आपका फाइनेंशियल ईयर भी एक्सटेंड कर सकता है और जो और रिलैक्सेशन आप उनसे मांगेंगे वो दे देगा, अगर आपका नेक नियत ये है कि आपने दोनों ईयर एंड को कोइंसाइड करना है। और अगर कोइंसाइड नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने पीछे की तरफ देखना है कि उनका लास्ट ईयर एंड कब हुआ था। अब फॉर एग्जांपल आप कहें सर पीछे नहीं, उनका ईयर एंड हमारे बाद हुआ था, 1 महीने बाद, तो मैं इसको यूं समझूंगा कि उनका ईयर एंड हमारे 11 महीने पहले हुआ था। आपने हमेशा अपने ईयर एंड से पीछे की तरफ देखना है। वो नहीं होता था वो जो वो मीम पीछे तो देखो, तो ये यहाँ पे पीछे तो देखो, तो वो पीछे की तरफ देखना है आपने कि उनका ईयर एंड आखिरी दफा कब हुआ था, भले 11 महीने पहले हुआ था। अगर पीछे की तरफ जाते जाते 90 दिनों के अंदर अंदर उनका ईयर एंड मिल गया तो कोई बात नहीं, उन्हें गले लगा लें कि यार तुम अपने भाइयों थोड़े सी तो फासले पे थे अपने से, तो कोई बात नहीं, उनके मई पे खत्म हो रहे हैं, आपके जून पे खत्म हो रहे हैं, आप गले लगा लें, कर दें कंसोलिडेट। कंपनी लोगों को मसला नहीं, अकाउंटिंग का मसला होगा, कंपनी लोगों को मसला नहीं, उसकी फिर एक एडजस्टमेंट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सिलेबस में नहीं। तो ये एक ओवरऑल सारी डिस्कशन है सेक्शन की। अभी हमने एक छोटा सा पॉइंट छोड़ा हुआ है। मुझे बताएं कोई सवाल नहीं तो मैं वो वाले पॉइंट की तरफ जाऊं। जी, क्या इंटरम क्लोजिंग का रिव्यू होगा? पुराने जमाने में होता था, अब ये रिव्यू की शर्त खत्म हो चुकी है। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि एसोसिएटेड तो इस जी, एसोसिएटेड क्या इसमें आएगी? नहीं, हम सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी की बात कर रहे हैं। सब्सिडरी की सब्सिडरी क्या होती है? सब्सिडरी वो भी आएगी, तो लेयर सारी इसमें काउंट होंगी। क्लियर? अब एक प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि सब्सिडरी की कंपनी का सब्सिडरी के एसेट्स थे 10 लाख के और वहां 3 लाख के एसेट्स में गड़बड़ हुई थी। उधर ऑडिटर ने गुस्से में बड़ी खराब रिपोर्ट दी थी कि ये बड़े गलत लोग हैं, घटिया लोग हैं, इन्होंने अकाउंट्स में इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। क्योंकि सब्सिडरी थी 10 लाख टोटल एसेट्स की और 3 लाख की गड़बड़ 10 लाख की सब्सिडरी में, बहुत बड़ा मसला है। रिपोर्ट खराब कर दी, क्वालिफाई कर दी, रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन डाल दी। अच्छा, जब होल्डिंग कंपनी है उसके अकाउंट्स देखें तो होल्डिंग कंपनी के 1.5 करोड़ के शेयर्स हैं और इसका जो एसेट्स हैं वो तकरीबन है 5 करोड़ के। इसके 5 करोड़ के एसेट्स हैं, जब कंसोलिडेट करेंगे तो 5 करोड़ 10 लाख के टोटल एसेट्स बनेंगे। अब 5 करोड़ 10 लाख के एसेट्स में से 3 लाख के एसेट्स में गड़बड़ है, तो होल्डिंग के ऑडिटर को कोई मसला नहीं होगा, उसकी मेटीरियलिटी से बहुत नीचे है ये वाली बात, तो वो साफ रिपोर्ट दे देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उसने साफ रिपोर्ट दे दी, सब्सिडी वाले ने खराब रिपोर्ट दी, यूजर कंफ्यूज हो गए कि भाई उसकी अलग रिपोर्ट आती है, खराब आती है, तुम लोग कंबाइंड रिपोर्ट देते हो तो जिक्र भी नहीं करते उसका। तो यहां लॉ ने कहा है कि फिर आप अपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में, ऑडिटर रिपोर्ट भी नहीं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में बताएंगे कि आपकी सब्सिडरी वगैरह के अकाउंट्स पे अगर कोई एतराज लगाया था ऑडिटर ने, कोई चीज एम्फेसाइज की थी, कोई चीज नोट डाला था, कोई सेविंग डाली थी, किसी भी किस्म का। अगेन अब मैं सिर्फ ऑडिट के बच्चों से मुखातिब हूं जिन्होंने ऑडिट ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो। आईएसएस 705 या आईएसएस 706 में से अगर कोई मसला ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है तो फिर आप अपने अकाउंट्स में हाईलाइट करेंगे कि हमारी सब्सिडरी के ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने 705 या 706, 705 में रिपोर्ट खराब हो रही होती है, 706 में कोई चीज हम हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो यहां पे वो जुमला लिखा हुआ है, बस उसको देख लेते हैं, इससे हमारा आज की डिस्कशन खत्म हो जाएगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करें, क्या डिस्क्लोज करें? एनी क्वालिफिकेशंस, एनी एतराज कंटेन्ड इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ, अपने ग्रुप अकाउंट्स में बताएं कि जिस सब्सिडरी से हमारे पास ये एसेट्स की फिगर आई है उसके अकाउंट्स पे उसके ऑडिटर ने एतराज लगाया था, या कोई भी नोट या सेविंग, कोई भी बात, कोई सेविंग, कोई नोट वो ऑडिटर हाईलाइट करना चाह रहा है, कंटेन इन सच अकाउंट्स टू कॉल अटेंशन टू अ सिग्निफिकेंट मैटर। अगर उन अकाउंट्स में किसी भी किस्म का कोई नोट, सेविंग वगैरह दी गई है और वो कुछ हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो उसका जिक्र भी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेंगे। तो ये एक सेक्शन है जो कि असूलन सच्ची बात है कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आईकेएफ ने चूंकि किताब में भी दिया हुआ है तो हमने एहतियातन इसे पढ़ लिया। इस पूरे चैप्टर में वाहिद टेक्निकल बात जो है वो ये इसी जगह पे, या ये वाली बात या वो प्रोसीड्स वाली बात,
क्या बात अच्छी तरह से समझ आ गई है? तो आज हम लोगों ने सेकंड सेशन का भरपूर फायदा उठाया और उसमें अच्छी तरीके से इस चैप्टर को कवर किया। कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि हमारी एक पूरी ग्रिड कवर हो रही होगी। कल जो 2 चैप्टर्स है उनकी मिला के एक अलग ग्रिड है। तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे जो ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है, और फिर उसके बाद जितना टाइम बचेगा उसमें हम 6 को कवर कर रहे होंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा।